लावण्या रावत हाजिर हूं आपके साथ हमारा आज 12 का एक गंभीर मुद्दा लेकर। यूपी की सियासत में अभी चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन सियासी पारा अभी से चढ़ना शुरू हो चुका है। पक्ष में यूपी, जहां हर चुनाव में समीकरण बदलते हैं, जहां जाति वर्ग और गठजोड़ तय करते हैं सत्ता का रास्ता, वहीं से अब एक नई राजनीतिक कहानी लिखने की कोशिश शुरू हो गई है। सवाल है, क्या मुलायम का पुराना फॉर्मूला फिर से जिंदा हो रहा है? क्या अखिलेश यादव पक्ष में यूपी फतेह करने के मिशन पर निकल चुके हैं? ग्रेटर नोएडा के दादरी से समाजवादी पार्टी ने जो सियासी हुंकार भरी है, वो सिर्फ एक रैली नहीं बल्कि 2027 के चुनाव की ओपनिंग स्टेटमेंट मानी जा रही है, जितना भाषणों में दिखाया जा रहा है। आज के इस खास मुद्दे में हम इन सवालों पर करेंगे बड़ी बहस, क्योंकि दादरी में हुई सपा की रैली सिर्फ एक रैली नहीं थी, बल्कि ये 2027 के चुनाव का अखिलेश का दिखाया ट्रेलर था। इस पर अब बात होगी रणनीति की, समीकरण की और सियासत के असली खेल की। तो शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस। पश्चिम का किला फतेह कर 27 में कौन पाएगा सत्ता की चाबी? इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया। हमारे साथ सपा प्रवक्ता एचडी भारती जी हमारे साथ जुड़ गए और बीजेपी नेता विकास पांडे जी और राजनीतिक विश्लेषक अजय शर्मा जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत विकास जी आपसे करना चाहेंगे। अखिलेश यादव पक्ष में यूपी में पीडीए फॉर्मूला और तिगड़ी के सारे चुनावी हुंकार भर रहे हैं, क्या इससे बीजेपी की बढ़त को चुनौती मिलेगी? पहले तो अवन्या जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अवन्या जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने पश्चिम से अपने चुनाव का आगाज किया है, देखिए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क दूर दूर तक पड़ने वाला नहीं है अवन्या जी। उसका कारण यह है कि हम राजनीतिक दल ऐसे नहीं है केवल चुनाव के समय काम करें और चुनाव के समय काम करके अपना मतलब निकल जाने के बाद जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करे। हम 24/7 ग्राउंड पे काम करने वाले राजनीतिक दल है और बार बार कहीं ना कहीं ये सुनने में आता है अखिलेश यादव जी ने उसी परिपाटी को कंटिन्यू किया है जिसको कभी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने अपनाया था। लेकिन मैं फिर कहता हूं आपको कि आखिर अखिलेश यादव जी को 15 साल क्यों लग गए ये बात समझने को कि श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने जो किया और जो श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की कार्यशैली थी वो हमें अपनानी चाहिए। इसको समझने में अखिलेश यादव जी को 15 साल क्यों लग गए, उसका विशुद्ध रूप से बिल्कुल स्पष्ट मत है कि अखिलेश यादव जी उनकी परिपाटी से अलग नेता हैं। सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुआ व्यक्ति, आपको भी मालूम हो, गोल्डन बर्थ बाय गोल्डन स्पून, तो वो जो कहावत है वो अखिलेश यादव जैसे नेताओं पर 100% चरितार्थ होती है। हम हराएंगे भारतीय जनता पार्टी। ठीक है जी अवन्या जी। विकास पांडे जी, क्या कहेंगे आप 2027 के चुनाव को लेकर? आपकी पार्टी की क्या तैयारियां नजर आ रही हैं? देखिए, मैंने फिर कहा आपको कि अभी आपने हमारे राजनीतिक जो विश्लेषक साथी है उन्होंने भी उसका जिक्र किया है जेवर एयरपोर्ट का, और मुझे लगता है कि उसके साथ जेवर एयरपोर्ट के साथ में एक स्टेटमेंट बहुत तेजी से बहन मायावती का भी वायरल हो रहा है। आपने देखा होगा बिल्कुल। उन्होंने कहा है स्पष्ट रूप से कि जेवर एयरपोर्ट के काम में अड़ंगा डालने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया और समाजवादी पार्टी ने उस अड़ंगे को आगे बढ़ाया। और मुझे लगता है, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जैसे दंगों का जिक्र किया, बिल्कुल निश्चित तौर पर जब बात दंगों की आएगी तो कौन ये भूल सकता है कि पीडीए की बात करने वालों से ये पूछना चाहिए कि शामली जैसे कैराना जैसे दंगों में, शामली मुजफ्फरनगर के दंगों में किस तरीके से दलित परिवार के लोग, जो समाजवादी पार्टी अपने पीडीए में शामिल करती है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी को उन दंगों से परेशानी हुई, उन दंगों से जिन इफेक्टेड हुए, वो केवल पीडीए परिवार का, जिसे समाजवादी पार्टी अपना पीडीए परिवार का हिस्सा मानती है, वो अनुसूचित वर्ग के लोग थे। और ऐसी स्थितियां, भयावह स्थितियां थी अवन्या जी, कि लोगों ने अपने घरों के बाहर पोस्टर लगा दिए थे पलायन के, लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर थे। अरे भाई, पीडीए में जिस एक ए भी आपने जोड़ रखा है, कितने ए के लोग प्रभावित थे इससे। तो ये मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी चीज, देखिए, डेवलपमेंट के मॉडल पर मैं फिर कहता हूं, उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री कई बार कहते हैं उत्तर प्रदेश में ना कोई दंगा है, उत्तर प्रदेश में सब कुछ अब चंगा है। तो चंगे का अभिप्राय यही है कि उसी शामली, मुजफ्फरनगर, तमाम इलाके थे जहां
एक दो दिन नहीं, जहां हफ्तों दंगे की सीरीज, जैसे नहीं कहते सीरीज चला करती थी दंगों की, आजकल ओटीटी पे आप देखती होंगी कि वेब सीरीज चलती है, वैसे दंगों की एक सीरीज चला करती थी। उन सबसे उत्तर प्रदेश को मुक्ति दिलाई और उसके बाद आप देख लीजिए आज गंगा एक्सप्रेस वे जो बनकर के तैयार है, उसका एक बड़ा हिस्सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है, बड़ा हिस्सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लाभान्वित करने वाला है। तो ये भी मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के लिए एक विकास का मॉडल हो और चाहे सुरक्षित माहौल हो, दोनों देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसके उलट आप देख लीजिए 2022 का चुनाव उठा करके समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ी, आरएलडी इनके साथ थी अवन्या जी, उसके बाद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 70% सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी 2022, 70% सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर। आज आरएलडी भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी अगर आरएलडी की 8 सीटें हटा दें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, तो मुझे नहीं लगता अखिलेश यादव जी का वास्तविकता में धरातल पर कोई बहुत बड़ा आधार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर है। आदित्य जी, क्या आपको निश्चित रूप से हमारा पीटीए का कारवां रोज मजबूत हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में हम हराएंगे। जी अविन्या जी। ठीक है, विकास जी क्या कहेंगे आप? देखिए, दो तीन बातें। एक तो हमारे सामाजिक विश्लेषक कह रहे थे कि जातीय संघर्ष को लेकर, उन्होंने जाति विभेद को लेकर के पीडीए का जिक्र किया। मैं माफी के साथ कहना चाहता हूं, एमआई लेकर के आने वालों को पीडीए लेकर के आना पड़ा और मुझे लगता है कि जातीय मुझे लगता है समरसता का भाव एमआई में कैसे पैदा होता है ये भी मुझे बताया जाएगा और पीडीए में कैसे पैदा होता है, क्योंकि मुझे खूब याद है कि जब पीडीए का फार्मूला समाजवादी पार्टी ने दिया तो उसने स्पष्ट कहा था अल्पसंख्यक, पिछड़ा और दलित, बाकी सबको उन्होंने किनारे कर दिया था। तो सामाजिक सद्भाव की बात अखिलेश यादव जी के पार्टी और उनके लोगों के मुंह से ठीक नहीं लगती मुझे लगता है। और दूसरी बात, मैंने कहा आपको कि दंगों का जिक्र क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों इस बात पर भी चर्चा नहीं होनी चाहिए कि पश्चिमी यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी की मजबूती का एक बड़ा कारण आरएलडी के साथ गठबंधन था। क्या इस बात को दरकिनार किया जा सकता है कि आरएलडी आज समाजवादी पार्टी का के साथ गठबंधन में नहीं है, उनका हिस्सा नहीं है? तो मुझे लगता है कि ये सारे जो तथ्यात्मक विषय हैं उनको हटा करके अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे से ये बात जानते हैं कि पश्चिमी यूपी में उनका जनाधार कमजोर पड़ा है। जो 2022 में भी कुछ सीटें मिली थी वो भी अब खतरे में पड़ गई हैं क्योंकि आज आरएलडी उनके साथ नहीं खड़ी। तो इसलिए अखिलेश यादव ने पश्चिमी यूपी को आधार बना करके वहां से राजनीतिक अपनी महत्वाकांक्षा को साधने का काम किया, सत्ता तक जाने का प्रयास किया। तो ये एक व्यवहारिक बात है और मुझे लगता है इसे कोई भी राजनीतिक विश्लेषक दरकिनार नहीं कर सकता। आप तमाम सी बातें करेंगे, किसने क्या दिया, यहाँ पर ये हो रहा है, वहां पर ये हो रहा है। अरे भाई, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हमने तो इन्वेस्टमेंट के लिए पहल की। आप आइए, तमाम हमने इंडस्ट्रियल पार्क नए डेवलप किए। मैं तो आग्रह करता हूं, कभी समाजवादी पार्टी से पूछिएगा कि इन्होंने कभी अपने ही बेल्ट जो एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद ये जनपद होते हैं, यहाँ कभी इस तरीके का प्रयास किया? मुझे याद बन पड़ता है। आइए, कभी अपनी टीम को भेजिएगा, मेरा निवेदन है। आए, हमारे पड़ोस में ही है खिंसेपुर जगह, जो बिल्कुल इटावा और मैनपुरी और फर्रुखाबाद के बॉर्डर पर लगता है। वहां पर आप देखेंगे तो एक बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप हो गया और पहली बार ये इस क्षेत्र को इस तरीके की बड़ी सौगात मिली है हमारी सरकार में। तो ये मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को केवल इसलिए नकार देना कि अखिलेश यादव ने एक रैली की और उस रैली के आधार पर एक लंबी चौड़ी योजना को मूर्ति रूप मान लेना, देखिए हुई नहीं है अभी, मूर्ति रूप मान लेना। और मैंने पहले ही कहा कि गंगा एक्सप्रेस वे जैसी महत्वपूर्ण परियोजना, क्योंकि गंगा एक्सप्रेस वे की जो संकल्पना थी वो बहुत पुरानी थी, लेकिन अखिलेश यादव ने उसे मूर्ति रूप नहीं दिया। क्यों? अगर पश्चिमी यूपी की इतनी ही चिंता थी अवन्या जी, तो क्यों नहीं इतने बड़े प्रोजेक्ट पर अखिलेश यादव जी ने काम किया? काम करने के लिए एक नया प्रोजेक्ट लेकर के आए और वो इसलिए लेकर के आए क्योंकि हमेशा हम कहते हैं 4.5 मुख्यमंत्रियों से सरकार चलाने वाले लोगों ने 4.5 जनपदों में ही अपनी पूरी सरकार को केंद्रित रखा। मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, इन इलाकों तक अपने आप को सीमित रखा। इसीलिए एक नया प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया जिसका नाम था आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। और देखिए महत्वपूर्ण बात, 70% कट केवल इन्हीं जिलों से होकर के गुजार, केवल इन्हीं जिलों से होकर के। क्यों? पूरा यूपी क्या किसी को गिरवी रखने की विचार बना लिया था अखिलेश यादव जी ने?
तो मुझे लगता है कि इस तरीके की बातें करके केवल ठीक है, आपके सवाल विकास जी। जी देखिए, दो तीन चीजें मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। अगर पश्चिमी यूपी की जब बात आएगी तो हमने कहा गंगा एक्सप्रेस वे हम वहां से बना रहे हैं, जिससे पश्चिमी यूपी के ज्यादातर दिलों को लाभ होने वाला है। हम मेरठ दिल्ली रैपिड रेल की शुरुआत हमने की, उससे भी पश्चिमी यूपी को लाभ हुआ। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये अभी की सौगात है, इससे भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को नई उड़ान मिलेगी। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये भी हमने डेवलप किया और इसके भी ज्यादातर पश्चिमी यूपी के जिलों से ये होकर के गुजर रहा है। तो ये मुझे लगता है कि हम बात करते हैं, हम अपना एक काम भी बताते हैं आपको, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की पूरी डिबेट सुन लीजिएगा। कहीं नहीं बताया कि 12 से 17 तक हम सरकार में रहे और इससे पहले भी माननीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी भी सरकार में रहे कई बार, तो लेकिन कभी नहीं बताया। क्या एक बार भी इन्होंने बताया? नहीं साहब, हमने ये किया था। और सबसे बड़ी बात समझिए, एक उद्घाटन का पत्थर आपने लगा दिया लखनऊ मेट्रो का, लेकिन आपने ये नहीं बताया केवल एक स्टेशन तक मेट्रो चलाई थी आपने, और वो भी आधी अधूरी, उसको भी ऑपरेशनल नहीं कर पाए थे। आज उसी लखनऊ के अंदर लगभग 1 दर्जन स्टेशनों को मेट्रो कवर कर रही है। ये बात कौन बताएगा भाई? आज कानपुर के अंदर मेट्रो चल रही है, तो ये बात कौन बताएगा? ये नहीं बताएंगे भाई, इनका काम है। अरे भाई हमारा मत बताइए, अपना ही बता दीजिए कि हमने पश्चिमी यूपी को ये दिया। अरे हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया तो हमने बुंदेलखंड की जनता को जल के संकट से भी मुक्त करने का प्रावधान किया। हमने बुंदेलखंड में जो एमुनेशन डिपार्टमेंट आर्म्स फैक्ट्रियां लगाने के लिए हमने वहां पर एक कॉरिडोर डेवलप करने का काम किया झांसी में। तो ये मुझे लगता है कि ये सारी चीजें ऐसी हैं कि ये इनके चश्मे से देखेंगे तो नहीं देखेंगे, लेकिन कम से कम ये अपना ही देख करके बता दें कि नहीं साहब हमने ये किया था और आपने नहीं कर पाए। तो 2027 में देखने का विषय होगा कि जनता किसके साथ जाती है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।